Chapter 5 Kingdoms, Kings, and an Early Republic. Election day. Shankaran woke up to see his grandparents all ready to go and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth, while Shankaran wanted to know, were they so excited? Somewhat impatiently, his grandfather explained, "We can choose our own rulers today." इलेक्शन का दिन था। शंकरन उठता है तो वो दिखता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स रेडी हो रहे हैं कहीं जाने के लिए एंड वोट देने के लिए। ठीक है, वो यहाँ पे वे पोलिंग बूथ पे सबसे पहले पहुँचना चाह रहे थे। शंकरन सोचता है ऐसा क्यों क्यों वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड है। किसी तरीके से उनके ग्रैंड पेरेंट्स बताते हैं उसको कि हाँ वो अपने खुद के रूलर को आज चूज़ करने जा रहे हैं। हाउ सम मैन बिकेम रूलर, कैसे कुछ लोग रूलर्स बनते हैं। चूजिंग लीडर्स or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so. How did men become rulers in the past? Some of the rajas we read about in chapter 4 were probably chosen by the Jana or the people, but around 3000 years ago we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen. Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लीडर्स को, अपने रूलर्स को चूज करना वोटिंग के थ्रू ये अभी कॉमन है। कहाँ, लास्ट 50 ईयर्स से हमारे बीच कॉमन है ये चीज़। लेकिन पहले रूलर्स को कैसे हम चूज करते थे, तो जैसे हमने चैप्टर 4 में पढ़ा कि राजा को जन चूज कर रहे हैं। 3000 साल पहले हम देखते हैं कुछ चेंजेस होते हैं और राजा को चूज करने का तरीका चेंज होता है। वहाँ पे राजा कैसे चूज किए जा रहे थे, बिग सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करते थे। जो वो बिग सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करता था वही राजा रिकॉग्नाइज किया जाता था। जैसे उसमें से एक सेक्रीफाइस है अश्वमेघा, हॉर्स सेक्रीफाइस was one such ritual. A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. If the horse wandered into the kingdom of the other Raja and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. These Rajas were then invited to the sacrifice, which were performed by the specially trained priests, who were rewarded with gifts. The Rajas who organized the sacrifice was recognized as being very powerful and all those who came brought gifts for him. क्या होता है अश्वमेधा सेक्रीफाइस? अश्वमेधा सेक्रीफाइस एक ऐसा सेक्रीफाइस है जिसको परफॉर्म करके जो इसको परफॉर्म करता था वो राजा कहलाता था, है ना। जैसे क्या होता था इसमें कि एक हॉर्स को चूज करते थे और उसको फ्रीली मूव करा देते थे और उसको राजा के आदमी गार्ड करते थे, उसको देखते थे कि वो कहाँ जा रहा है। अगर वो हॉर्स किसी और राजा के किंगडम से जा रहा है और उस राजा ने उसको स्टॉप कर दिया तो उनको फाइट करना पड़ता था। अगर वो हॉर्स उस किंगडम से पास हो गया, उसने नहीं उसको रोका, तो मतलब वो उस राजा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब जो राजा सेक्रीफाइस परफॉर्म कर रहा है वो उससे स्ट्रॉन्गर है, ऐसा वो मान रहे हैं जिस दूसरे राजा के किंगडम से वो हॉर्स गया है। दीज राजाज वदन ओके, फिर ये राजा जिनके किंगडम से वो हॉर्स आसानी से मतलब पास कर गया, बिना रुकावट के उसको पास होने दिया, वो फिर सेक्रीफाइस में इनवाइट किए जाते हैं। जो कि ये सेक्रीफाइस जो कि स्पेशल ट्रेंड प्रीस्ट परफॉर्म करते हैं और वो उन प्रीस्ट को गिफ्ट दिया जाता है। राजा जो ऑर्गेनाइज करते हैं सेक्रीफाइस पे वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं एंड जो और दूसरे राजा आते हैं वो उनके लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं। ठीक, तो ऐसा एक सेक्रीफाइस है ये अश्वमेधा सेक्रीफाइस। द राजा was a central figure in these rituals. He often had a special seat, a throne or a tiger skin. His charioteer, who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tales of his glory. His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. The other Rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. Priests performed the rituals, including the sprinkling of sacred water on the king. Ordinary people, the wish or vash, also brought gifts. However, some people, such as those who were regarded as Shudras by the priest, were excluded from many rituals. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो राजा होता था, जो राजा इस सेक्रीफाइस को परफॉर्म करता था, वो सेंट्रल फिगर होता है इन रिचुअल्स का। उसको एक स्पेशल सीट ऑफर की जाती है, मतलब वो स्पेशल सीट उसके पास होती है। एक थ्रोन होता है, टाइगर स्किन जिस पे लगा होता है ना। एक चैरियोटियर, मतलब जो उसका सारथी होता है, जो उसके वॉर फील्ड में उसके साथ रहता है, जो सब कुछ देखता है कि वॉर वो कैसे लड़ रहे हैं। वो उसके जो
उसकी ग्लोरी के जो टेल्स हैं, स्टोरीज़ हैं, वो वहाँ बता रहे होते हैं। उनके रिलेटिव्स वाइफ और सन हो गए, वो कुछ माइनर रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। जो अदर राजा आए हैं वहाँ पे, वो सिर्फ वहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें देखने आए हैं, वो बैठे होते हैं, परफॉर्म कर जो राजा सेक्रीफाइस परफॉर्म कर रहा है उसको देखते हैं। वो प्रीस्ट यहाँ पे रिचुअल्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि सैक्रेड वाटर को स्प्रिंकल करना राजा के ऊपर। ऑर्डिनरी पीपल विश या फिर वैश्य जो है वो गिफ्ट्स लेके आते हैं। कुछ पीपल जैसे कि जो शूद्राज हैं, है ना, जिनको शूद्राज कह रहे हैं, उनको प्रीस्ट जिनको प्रीस्ट ने शूद्राज बोला है, उन लोगों को यहाँ पे इन रिचुअल्स से एक्सक्लूड किया जाता था। मतलब उनको इन रिचुअल्स में पार्टिसिपेट नहीं, वो यहाँ पे नहीं आ सकते थे इन रिचुअल्स में। फिर आता है वर्णास। वर्णास क्या है? वी हैव मेनी बुक्स दैट were composed in North India, especially in the areas drained by the Ganga and Yamuna during this period. These books are often called later Vedic because they were composed after Rigveda, about which जिसके बारे में हमने चैप्टर 4 में पढ़ा। These include the Samved, Yajurved and Atharved, as well as other books. These were composed by priests and described how rituals were to be performed. They also contained rules about society. हमारे पास बहुत सारी बुक्स मिली हैं हमें, जो कि नॉर्थ इंडिया में कंपोज की गई हैं, है ना, स्पेशली जो गंगा यमुना वाला रीजन है वहाँ पर इस पीरियड में बहुत सारी बुक्स को कंपोज किया गया, जिनमें से एक बुक हमने पहले पढ़ी थी ऋग्वेद। उसके अलावा और भी बुक्स है जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आता है। उसके अलावा और भी अदर बुक्स है, ब्राह्मणास, अरण्यक, ये सारे आएंगे, है ना। तो इनको कौन कंपोज करता है? प्रीस्ट कंपोज करते हैं। इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे रिचुअल्स को परफॉर्म करना है। कुछ बुक्स हैं जिनमें कि रूल्स एंड सोसाइटी के बारे में भी दिया हुआ है। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दिस टाइम: priests and warriors, farmers, herders, traders, craft persons, laborers, fish folk, and forest people. Some priests and warriors were rich, as were some farmers and traders. Others, including many herders, craft persons, laborers, fish folk, and hunter gatherers, were poor. यहाँ पे कह रहे हैं कि उस टाइम की सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स भी थे, है ना, बहुत सारे ग्रुप्स भी थे, जैसे कि प्रीस्ट का, वरियर का, फार्मर, हर्डर, ट्रेडर, क्राफ्ट पर्सन, ये सारे ग्रुप्स थे। कुछ प्रीस्ट एंड वरियर रिच होते थे, कुछ फार्मर एंड हर्डर रिच होते थे, है ना, और अदर जैसे फार्मर एंड ट्रेडर रिच होते थे। कुछ अदर जैसे हर्डर्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिश फॉक्स वगैरह हो गए, ये कुछ पुअर होते थे, है ना। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स। प्रीस्ट ने यहाँ 4 ग्रुप में पीपल को डिवाइड किया, उनको ही वर्णास बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्णा हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस। जैसे कि फर्स्ट वर्णा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो प्रीस्ट है उन्होंने 4 ग्रुप में डिवाइड किया लोगों को, जिसको कि वर्ण बोल रहे हैं, कि वर्णा बोल रहे हैं, है ना। और हर वर्ण का अपना अलग अलग सेट ऑफ फंक्शंस है। फर्स्ट वर्ण वॉज दैट ऑफ द ब्राह्मण्स। पहला जो वर्ण है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट्स। जो ब्राह्मण्स हैं इनका क्या काम है? इन्होंने क्या बोला कि ये इनका काम है कि वो वेदास को पढ़ेंगे और सिखाएंगे, सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करेंगे और गिफ्ट्स रिसीव करेंगे। सेकंड जो प्लेस आती है वो रूलर की आती है, जिसको कि क्षत्रियास कहते हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। इनका काम क्या है कि ये बैटल्स फाइट करेंगे और लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। थर्ड वर्ड द विश और वैश्यास। तीसरा क्या है? वैश्य है या विश है। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स। इसमें कौन आएगा? इसमें फार्मर, हर्डर एंड ट्रेडर्स आएंगे। बोथ द क्षत्रियास एंड वैश्यास कुड परफॉर्म सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस परफॉर्म कौन करेगा? वैश्य एंड क्षत्रियास करेंगे। किनके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा? मतलब कौन इनकी हेल्प करेगा? तो प्रीस्ट हेल्प करेगा, ठीक है। लास्ट वर द रुद्राज। लास्ट कौन है? वो रुद्राज है। हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स। ये क्या करेगा? जो शूद्राज होते हैं, ये बोला कि ये सिर्फ तीनों को सर्व करेंगे, कोई भी रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म नहीं कर सकते। और फिर विमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्राज। विमेन को भी शूद्राज के साथ ही उन्हीं की कैटेगरी में रख दिया जाता था। विमेन एंड शूद्राज वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। विमेन एंड शूद्राज को वेदा को पढ़ने का भी राइट नहीं दिया गया था, है ना। द प्रीस्ट हैड सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। प्रीस्ट कहते थे कि ये जो ग्रुप है ना, ये बर्थ के बेसिस पे डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वंस फादर एंड मदर वर ब्राह्मण्स, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण एंड सो ऑन। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर एक फादर मदर ब्राह्मण है तो वो बच्चा
ऑटोमेटिकली ब्राह्मण हो जाएगा। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल्स। बाद में इन 4 वर्ण के बाद भी आगे इससे हटके उन्होंने अनटचेबल्स को भी बोला, अनटचेबल्स भी क्लासिफाई किया। दीज इंक्लूड सम क्राफ्ट पर्सन्स, हंटर्स एंड गैदरर्स एज वेल एज पीपल हु हेल्प्ड परफॉर्म बरियल्स एंड क्रिमेशन। इनमें कौन आ रहा था? इनमें क्राफ्ट पर्सन्स, हंटर, गैदरर्स, उसके अलावा वो पर्सन जो बरियल एंड क्रिमेशन में हेल्प करते हैं, उसको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, वो सारे बोले कि ये अनटचेबल्स है। द प्रीस्ट सेड दैट द कॉन्टैक्ट विद दीज ग्रुप्स वाज पॉल्यूटिंग। अगर इन लोगों के साथ, इन अनटचेबल्स के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं ना, तो वो पॉल्यूटिंग होता, वो हम लोगों को दूषित कर रहा होगा, ऐसा इन्होंने बोला, प्रीस्ट ने बोला। मेनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्णा लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स। बहुत लोग थे जो इस वर्ण सिस्टम जो ब्राह्मण्स ने बनाया था, इस वर्ण सिस्टम को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। सम किंग्स थॉट दैट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट, क्योंकि प्रीस्ट से नीचे इन्होंने रूलर्स को रखा था, तो जो किंग थे वो कह रहे थे कि नहीं, हम प्रीस्ट से ऊपर हैं। अदर्स फेल्ट दैट बर्थ कुड नॉट बी द बेसिस फॉर डिसाइडिंग विच वर्ण पीपल बिलोंग टू, सॉरी, जो दूसरे थे वो कहते कि बर्थ बेसिस नहीं होना चाहिए कि किस वर्ण में हम किस वर्ण का वो इंसान है, उसका बेसिस बर्थ नहीं होना चाहिए। बिसाइड सम पीपल फेल्ट दैट देयर शुड बी नो डिफरेंसेस अमंग पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो ये मान रहे थे कि कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए अमंग्स पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अदर्स फेल्ट दैट एवरीबॉडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स, सबको रिचुअल करने का, रिचुअल परफॉर्म करने का राइट है, ऐसा कुछ लोग मान रहे थे। एंड अदर्स कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, कुछ अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को कंडेम कर रहे थे, मतलब उसकी निंदा कर रहे थे। ऑल्सो देयर वर मेनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट सच एज द नॉर्थ ईस्ट वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेज वर नॉट वेरी शार्प एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रीस्ट वॉज लिमिटेड। जहाँ मतलब कुछ ऐसे एरियाज थे सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का एरिया, जहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेज इतने ज़्यादा शार्प नहीं थे। जो ये गंगा यमुना वाला एरिया था ना, यहाँ पे प्रीस्ट ने ये सारे 4 वर्ण बनाए, अनटचेबल्स की कैटेगरी बनाई, ऐसा सब किया। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इतना ज़्यादा सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस शार्प नहीं था, और वहाँ प्रीस्ट का जो इन्फ्लुएंस था वो भी लिमिटेड था। फिर आते हैं जनपदास। The rajas who performed big sacrifices, these big sacrifices were now recognized as being rajas of जनपदास rather than जनास। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि वहाँ जन के ऊपर राजा थे, मतलब जन को जो रूल कर रहा था वो राजा था। अब यहाँ पे वो जनपद का राजा बन गया। द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फूड एंड सेटल्ड डाउन। जनपद का मतलब क्या है कि जहाँ पे जन सेटल डाउन हो जाए, जहाँ पे जो पीपल है वो रहने लग जाए, वो जो लैंड है वो जनपद है। ठीक, सम इम्पोर्टेंट जनपद हमें पेज नंबर 49 पे दिखेंगे। दिस वन है ना, ये देखो, जैसे यहाँ पे कुरु, पांचाल, कोसला, वज्जी, मगध, अंगा, अवंती, गांधार, ये सारे जनपद के नाम दिए हुए हैं। जनपद, महाजनपद है ना, इनके नाम ये दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसे जनपद थे। Archaeologists have excavated a number of settlements in these जनपद्स, जैसे कि पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंगी खेड़ा नियर ईटा, ये दोनों जो है ये दोनों यूपी में है। They found that people lived in huts and kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops: rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame, mustard. जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इनको सेटलमेंट्स मिले जनपद के, जैसे कि पुराना किला दिल्ली में हो गया, हस्तिनापुर मेरठ के पास, अतरंगी खेड़ा ईटा के पास, है ना। तो ये जनपद के सेटलमेंट्स मिले हैं, यहाँ सेटलमेंट्स मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे लोग हट्स में रहते थे, कैटल एंड अदर एनिमल्स को रखते थे, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करते थे। ये सारी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है जिनको वो ग्रो करते थे, है ना। ये पेंटेड ग्रे वेयर का पॉट है यहाँ पे। प्लेट्स एंड bowls are the most common vessel made out of painted graveware. These are extremely fine to touch with a nice smooth surface. Perhaps these were used on special occasions for important people and to serve special food. ये जो इस टाइप का जो बर्तन है ना, इस टाइप का जो बोल है, वो पेंटेड ग्रे वेयर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेशल ओकेजन में यूज़ किया जाता था, मतलब वैल्यूएबल था उस टाइम पे ये। They made earthen pots. Some of these
were grey in color and others were red. One special type of pottery found at these sites are known as painted graveyard, जो भी हमने देखा प्रीवियस पेज पे कि ये पेंटेड ग्रेवेयर क्या बोल रहे हैं कि कुछ अर्टन पॉट्स बनाते थे, कुछ जो उनमें से कुछ ग्रे कलर के होते थे, कुछ रेड कलर के होते थे, एक स्पेशल टाइप का था जो पेंटेड ग्रेवेयर था. एज इज ऑब्वियस ऑफ द नेम, these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns. जैसे देखें ये ग्रेवेयर है, इसमें एक सिंपल लाइन, सिंपल कुछ डिजाइन बना हुआ है तो इसको पेंटेड ग्रेवेयर कह दिया. महाजनपदास की बात करते हैं. About 2500 years ago, some Janpadas became more important than others and were known as Mahajanpadas. Some of these are shown on map 4. यहाँ पे जनपदास भी दिए हैं. ये जो है ना, जो अभी हमने देखे ना, ये जनपदास हैं एक्चुअली. जन महाजनपदास है. जनपद की बात करें तो ये हस्तिनापुर हो गया, ये हमने जनपद में देखा था ना. और जो भी इसके पहले मैंने बताया, गांधार, कुरु, पांचाल, कोसला, वज्जी, मगध, अंगा, अवंती, ये सारे जो हैं ये सारे महाजनपद हैं. ठीक है. Most Mahajanpadas had a capital city. Many of these were fortified. कुछ महाजनपदास की मतलब most of जनपदास महाजनपदास की कैपिटल सिटी है और वो fortified है. This means that huge walls of wood, brick और stone were built around them. Fortified का मतलब क्या है कि जो सेटलमेंट है उसके चारों तरफ बहुत ही बड़ी बड़ी दीवारें वुड की या फिर ब्रिक की या फिर स्टोन की बनी हुई हैं. इसे कहते हैं फोर्टिफिकेशन. ठीक है. सॉरी. Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. Forts क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि लोगों को डर था कि दूसरे किंग्स जो हैं वो अटैक कर देंगे, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत थी. It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. तो ऐसा भी था कि रूलर जो थे वो ये दिखाने के लिए कि वो कितना रिच एंड पावरफुल है, ये बड़ी बड़ी दीवारें बना देते थे, है ना. Also in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. और इस तरीके से जो fortified area के अंदर लोग रह रहे हैं उनको कंट्रोल करना easy हो जाता था king के लिए. Building such huge wall required a great deal of planning. ऐसे बड़ी बड़ी walls बनाने के लिए प्लानिंग की बहुत मतलब अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत होती थी. thousands if not lakhs of bricks and और stones had to be prepared. बहुत सारी स्टोन या फिर ब्रिक्स प्रिपेयर करनी पड़ती थी, है ना. and this in turn mean the enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children. मतलब क्या है कि ये ब्रिक्स बनाने के लिए बहुत सारे लेबर की ज़रूरत पड़ जाती थी, जिसमें men, women and children probably लेबर प्रोवाइड करते थे. and resources had to be found from all of this. जैसे ये एक फोर्टिफिकेशन दिया हुआ एक वॉल दिख रही है यहाँ पे, कौसाम्बी की फोर्टिफिकेशन वॉल है. रिमेन्स है वॉल जो कि बनी हुई है ब्रिक की, इलाहाबाद के पास में कौसाम्बी में 2500 साल पहले ये बनाई गई थी वॉल. द न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज. हमने देखा था कि जो जन के राजा थे ना, जो हमने चैप्टर 4 में देखा था, उसमें उन राजाज के पास में आर्मी नहीं थी, लेकिन अभी राजाज के पास में आर्मी आने लगी, आर्मी वो मेंटेन करने लगे. सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय द किंग्स थ्रू आउट द ईयर. सोल्जर्स जो थे उनको रेगुलर सैलरी दी जा रही थी एंड उनको थ्रू आउट ईयर पूरा मेंटेन करके रखा जा रहा था. सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स. कुछ पेमेंट ना पंच मार्क्ड कॉइन. अब देखो यहाँ पे कॉइन्स आ गए. अभी तक की कॉइन्स वगैरह का कुछ भी नहीं था, अब यहाँ पे कॉइन्स आ गए. तो कुछ पेमेंट ये जो सोल्जर्स को दी जाती थी ना, ये पंच मार्क्ड कॉइन्स में थी. आगे इसका इलस्ट्रेशन हमको दिखेगा एंड इसके बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे. ठीक. अब आते हैं टैक्सेस. यहाँ देखो टैक्सेस भी आ गए. टैक्सेस नहीं थे, अब टैक्सेस आ गए. एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, दे नीडेड मोर रिसोर्सेज. ये जो महाजनपदास के रूलर थे ना, ये बिग ह्यूज फोर्ट्स बनवा रहे थे, बिग आर्मी को मेंटेन कर रहे थे, तो इनके लिए इनको रिसोर्सेज की जरूरत थी. एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दिस. हाँ, और इनको रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल्स चाहिए थे. सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स ब्रॉट बाय पीपल, एज इन द केस ऑफ राजा ऑफ जनपदास, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस. महाजनपदास की बात हो रही है ना. मतलब ये जो महाजनपदा के जो रूलर्स थे ना, ये ओकेजनल गिफ्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे थे, क्योंकि इनको बिग फोर्स बनाने थे, बिग आर्मी मेंटेन करनी थी. तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेगुलर टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए. टैक्सेस कैसे, जैसे कि प्रॉपर टैक्स हो गया, ये एक इम्पॉर्टेंट टैक्स था. दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल जो थे वो फार्मर थे, बहुत सारे लोग फार्मर थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टैक्स था, है ना. यूजुअली कितना देते थे, तो 1/6 ऑफ व्हाट इज प्रोड्यूस, जितना प्रोड्यूस हुआ उसका 1/6
फिक्स था ये, है ना। ये क्या कहलाता था, ये भाग या फिर शेयर कहलाता था। ठीक, फिर टैक्सेस क्राफ्ट पर्सन्स पे भी थे। ये कैसे ये वसूलते थे, तो इन द फॉर्म ऑफ लेबर, लेबर के फॉर्म में वसूलते थे। जैसे कि जो वीवर है इसमें था, वो एक महीने में एक दिन राजा के लिए काम करेगा, इस तरीके से वो इस क्राफ्ट पर्सन से टैक्स वसूलते थे। फिर हर्डर्स जो थे वो भी टैक्स पे करते थे इन द फॉर्म ऑफ एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस। उसके अलावा यहाँ पे गुड्स पे टैक्स था, जो सोल्ड किया जा रहा है थ्रू ट्रेड, मतलब हाँ, ट्रेड पे भी टैक्स था, गुड्स के ऊपर टैक्स था। हंटर गैदरर्स भी टैक्स देते थे फॉरेस्ट प्रोड्यूस के फॉर्म में। तो इस तरीके से टैक्स रेगुलर टैक्स लगाने शुरू कर दिए इन्होंने। फिर एग्रीकल्चर में भी चेंजेस हुए। देयर वर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या दो मेन चेंज हुए इस टाइम पे। पहला क्या चेंज था, यहाँ पे आयरन प्लगशेयर का जो यूज़ है ना वो बढ़ गया, आयरन प्लगशेयर का। दिस मीन्स दैट हैवी क्ले सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर दैन विद अ वुडन प्लगशेयर। पहले वुड का प्लगशेयर यूज हो रहा था, है ना। प्लोशेयर जो था वो पहले वुड का यूज हो रहा था, अभी आयरन का यूज हो रहा है, तो ज़्यादा डीप जा रहा था, ज़्यादा हैवी सॉइल को वो टर्न ओवर कर पा रहा था, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस्ड, ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस हो पा रहे थे। सेकंड, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। अभी पैडी को ट्रांसप्लांट करने लग गए थे। ट्रांसप्लांट करने मतलब छोटे छोटे पौधे लगा के, और फिर एक जगह छोटे पौधे लगा लिए और फिर उन छोटे पौधे को निकाल के अलग दूर दूर लगा रहे, ये होती ट्रांसप्लांटिंग। दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट वुड स्प्राउट, सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड। वही चीज़ बोल रहे हैं ना, छोटे पौधे पहले बना लिए और फिर मतलब पहले छोटे पौधे उगा लिए और उसके बाद उसको फिर फील्ड में लगाया जा रहा है, प्लांट किया जा रहा है, तो उससे बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया। एज मेनी मोर प्लांट सर्वाइव, ज़्यादा प्लांट सर्वाइव किए, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा। फिर हाउएवर इट वॉज बैक ब्रेकिंग वर्क। बैक ब्रेकिंग क्या, एक एक झुक्के लगाना पड़ता है ना पे, तो ये बैक ब्रेकिंग वर्क था। जनरली स्लेव मैन एंड वीमेन, दास एंड दासीज एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जिसको कि कम काराज कह रहे थे, वो इस काम को कर रहे थे। तो ये जो ट्रांसप्लांटेशन है ना, पैडी का ट्रांसप्लांटेशन, ये बैक ब्रेकिंग वर्क है, आज भी होता है ना। धान, पैडी, इसका ट्रांसप्लांटेशन होता है। धान लगाते हैं तो उसमें झुक्के लगाना पड़ता है। तो ये काम कौन करता था, ये काम उस टाइम पे भी स्लेव मैन, वीमेन या फिर लैंडलेस लेबरर वो करते थे, जैसा आज भी यही होता है। फिर आते हैं मगध पे, क्लोजर लुक लेते हैं मगध का। मगध मैप 4 में अभी हमने देखा, ईस्टर्न साइड में हमें दिख रहा था, है ना। मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 ईयर्स। 200 साल तक के ये इंपॉर्टेंट महाजनपदा रहा। मेनी रिवर्स सच एज गंगा एंड सोन फ्लो थ्रू मगध। मगध के थ्रू यहाँ गंगा, सोन, ये रिवर्स फ्लो कर रही थी। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट वाटर सप्लाई, मेकिंग द लैंड फर्टाइल। तो यहाँ पे जो रिवर्स थी ना, ये इस मगध के लिए इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करा रही थी, वाटर सप्लाई दे रही थी एंड लैंड को फर्टाइल बना रही थी। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड। मगध का जो थोड़ा एरिया था ना वो फॉरेस्टेड भी था। एलिफेंट्स विच लिव इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन फॉर द आर्मी। वहाँ से एलिफेंट्स को ये कैप्चर करते थे और उसको आर्मी के लिए ट्रेन करते थे। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, कार्ट्स एंड चैरियट्स। तो फॉरेस्ट जो थे वो हाउसेज, कार्ट्स एंड चैरियट्स बनाने के लिए भी वुड प्रोवाइड करा देते हैं। एंड उसके साथ साथ देखें तो देयर वर आयरन और माइंस भी थी इस रीजन में, दैट कुड बी टैप टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। तो यहाँ पे इस मगध वाले रीजन में आयरन और की माइंस भी थी, जिससे कि टूल्स एंड वेपन्स बनाए जा रहे थे, है ना। तो हमने देखा मगध में रिवर्स हैं जो हमें जो ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई एंड लैंड को फर्टाइल बना रही है, ये सारी चीज़ें दे रही है, फर्टाइल लैंड दे रही है। उसके अलावा फॉरेस्ट था जो एलिफेंट दे रहा था, जो आर्मी में यूज़ किया जा रहा था। फिर उसके बाद देखें तो इनके पास आयरन ओर भी था, आयरन और माइंस थी, जो कि टूल्स एंड वेपन्स बनाने में हेल्प कर रही थी, है ना। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स। दो पावरफुल रूलर हुए मगध में, एक थे बिंबिसार, दूसरे हैं अजातशत्रु, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपदा। जिन्होंने सारे पॉसिबल मीन्स को यूज़ किया दूसरे जनपदास को जीतने के लिए। फिर ये महापद्मनंद वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर। एक और इम्पॉर्टेंट रूलर है जिनका नाम है महापद्मनंद। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इनका जो कंट्रोल था ना वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट तक की फैला। फिर राजगृह, जो आज की राजगीर है बिहार में, वो कैपिटल थी मगध की सेवरल ईयर्स तक की। लेटर कैपिटल जो शिफ्ट हो गई पाटलिपुत्र, मतलब पहले जो मगध की कैपिटल थी वो राजगृह थी, आज की राजगीर, और बाद में ये कैपिटल पाटलिपुत्र जो आज का पटना है वो शिफ्ट हो गया, है ना। मोर देन 2300 ईयर्स एगो अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर
who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror. 2300 साल पहले एक रूलर आता है, एक रूलर का नाम लेते हैं ये अलेक्जेंडर, जो कि मैकेडोनिया का रूलर था। वो वर्ल्ड कॉन्करर मतलब पूरा वर्ल्ड का विजेता बनना चाहता था। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कॉन्कर द वर्ल्ड, बट ही डिड कॉन्कर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशियन केम टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मतलब इसने वर्ल्ड तो नहीं जीता, लेकिन कई पार्ट्स को जीते, जैसे इजिप्ट, वेस्ट एशिया को जीता इसने। और ये फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया, रीचिंग अप टू द बैंक ऑफ ब्यास रिवर, बीस रिवर के बैंक तक के पहुंचा, है ना। व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड, हिज सोल्जर्स रिफ्यूज्ड। जब वो और ईस्टवर्ड जाना चाह रहा था तो इसके सोल्जर्स ने ही मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? दे वर स्केयर्ड as they had heard that the ruler of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephant। क्योंकि इनके सोल्जर्स ने ये सुना हुआ था कि जो रूलर है इंडिया के, उनके पास बहुत ही बड़ी आर्मी है, फूट सोल्जर, चैरियट एंड एलिफेंट की, इसलिए इनके सोल्जर्स ने ही मना कर दिया और फिर ये ईस्ट में नहीं आ पाया। और ये किसकी बात कर रहे हैं? ये यहाँ पे मगध की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ईस्ट में फिर 20 के बाद ईस्ट में मगध पड़ रहा था, है ना। तो मगध आने से अलेक्जेंडर के सोल्जर्स ने ही मना कर दिया। अब आते हैं वज्जी। While Magad became a powerful kingdom, Vajji, with its capital at Vaishali, Bihar, was under a different form of government। मगध देखा था मैंने, पावरफुल किंगडम था। वज्जी जिसकी कैपिटल थी वैशाली, है ना, बिहार में है वैशाली, वो वहाँ पे पूरा गवर्नमेंट का फॉर्म ही चेंज है, जिसको हम कह रहे हैं जन या फिर संघ, गण या फिर संघ, गण बोलो इसे, हाँ, गण या फिर संघ। इन अ गढ़ और a संघ देयर वर नॉट वन बट मेनी रूलर्स। गढ़ या संघ में देखे तो एक रूलर नहीं होता, बहुत सारे रूलर्स होते हैं। समटाइम्स इवन व्हेन thousands of men rule together, हजारों लोग एक साथ रूल कर रहे होते हैं। each one was known as a राजा, सारे राजा होते हैं वहाँ पे, है ना। these rajas performed rituals together, they also met in assemblies and decided what they had to be done and how through discussions and debates। ये जो राजाज है ये सारे रिचुअल्स को साथ में परफॉर्म कर रहे होते हैं, असेंबलीज में मिलते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, डिस्कशंस एंड डिबेट्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल, इफ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट। अगर मान लो कोई एनिमी उनके ऊपर अटैक करता है तो वो मिलेंगे, वो डिस्कस करेंगे कि कैसे इस थ्रेट से निपटा जाए। हाउएवर मेन, विमेन, दासा एंड कम्मकारास कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज। जैसे हमने पहले देखा था कि विमेन, दासाज एंड कम्मकारास को अलग ही रख देते हैं, वैसे यहाँ पे भी विमेन, दासाज एंड कम्मकारास को इन असेंबलीज में पार्टिसिपेट करने का कोई भी राइट नहीं था। बौद्ध, बुद्धा एंड महावीरा, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बिलोंग्ड टू गण और संघ। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ इन द संघ कैन बी फाउंड इन द बुद्धिस्ट बुक। जो संघ की लाइफ के बारे में अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन हमको बुद्धिस्ट बुक में मिल जाता है। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्कर द संघास, है ना। जो पावरफुल किंगडम के राजा थे वो संघ को कॉन्कर करना चाह रहे थे। नेवरदलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 years ago, व्हेन द लास्ट ऑफ द गढ़ और संघ वर कॉन्क्वर्ड बाय द गुप्ता रूलर, है ना। क्या करेगी ये जो पावरफुल किंगडम के राजा थे वो संघ को कॉन्कर करना चाह रहे थे, लेकिन ये संघ 1500 साल तक रहे, 1500 साल पहले तक की रहे हैं, जब लास्ट संघ को गुप्ता रूलर्स ने कॉन्कर किया था। यहाँ पे एक ये क्या है, दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वज्जीज फ्रॉम द दिग निकाय, बुद्धिस्ट बुक है दिग निकाय, उसमें वज्जी के बारे में लिखा हुआ है, विच कंटेन सम ऑफ द स्पीच ऑफ बुद्धा। ये जो दिग निकाय है इसमें बुद्धा के स्पीच दिए हुए हैं। दीज वर रिटन डाउन अबाउट 2300 years ago। अजातशत्रु एंड वज्जी। अजातशत्रु वांटेड टू अटैक, अजातशत्रु ने देखा था मगध का रूलर था, वो वज्जी को अटैक करना चाह रहा था। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वस्यकारा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। ये क्या करते हैं अजातशत्रु, ये बुद्धा के पास अपने मिनिस्टर को भेजते हैं एडवाइस लेने के लिए। द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वज्जीज मेट फ्रीक्वेंटली, whether the Vajjis met frequently in full assemblies. When he heard that they did, he replied that the Vajjis would continue to prosper as long as they held full and frequent full assemblies। मतलब बुद्धा ने पूछा वेदर कि वज्जी जो है वो फ्रीक्वेंटली अपनी फुल असेंबलीज में मिलता है या मिलता है। व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड,
जब वो ये सुनते हैं, मतलब ये पूछते हैं, बुद्धा ये पूछते हैं कि वज्जी अपनी फुल असेंबलीज में फ्रिक्वेंटली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जब उन्हें पता चलता है कि हाँ मिल रहा है, तो वो रिप्लाई करते हैं कि जब तक कि मतलब वज्जी तब तक कि प्रॉस्पर करता रहेगा जब तक कि वो अपनी जो असेंबलीज है वो करता रहेगा। मेट एंड acted together, they met and acted together, they followed established rules, they respected, supported and listened to elders. Vajji women were not held by force or captured. uh, Chaitya's local shrines were maintained in both towns and villages. Wise saints who followed different beliefs were respected and allowed to enter and leave the country freely. इन्होंने बोला, मतलब बुद्धा ने बोला कि वज्जी तब तक ही प्रॉस्पर करता रहेगा जब तक कि वो अपनी असेंबलीज में फ्रिक्वेंटली मिलते रहेंगे, साथ में काम करते रहेंगे, इस्टेब्लिश रूल्स को फॉलो करते रहेंगे, एल्डर्स की बातों को सुनेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उनको सपोर्ट देंगे। वहाँ की विमेन को जब फोर्स से नहीं, फोर्स उनके ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता। वहाँ के जो लोकल श्राइन्स है उनको मेंटेन करते रहेंगे जब तक कि वो टाउन्स एंड विलेजेस में। एंड वाइस सेंट्स जो डिफरेंट बिलीव्स को फॉलो करते हैं उनको रिस्पेक्ट देते रहेंगे एंड उनको कंट्री में आने जाने की पूरी फ्रीडम देंगे तब तक कि वज्जी प्रॉस्पर होता रहेगा। ऐसा बुद्धा ने बोला अजातशत्रु के मिनिस्टर को। ठीक, तो यहाँ पे वज्जी का डिस्क्रिप्शन बताया है इन्होंने। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एंड थैंक यू सो मच।